अमेरिका और ईरान के माबैन MOU पर डिजिटल सिग्नेचर कब होंगे, इस सवाल का जवाब हनूज हल तलब है। गुज़श्ता रोज सदर ट्रम्प ने दावा किया था कि ईरान के साथ हमारा अमन मुआहिदा होने जा रहा है और ये मुआहिदा इतवार को ही तय पा जाएगा। ताहम ईरान की जानिब से अब तक कोई वाज़ेह इशारे नहीं मिले हैं कि आज दस्तखत होंगे या नहीं। दूसरी जानिब कतरी वफ्द की ईरान में मौजूदगी इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि ट्रम्प मुआहिदे के हवाले से इंतहाई सीरियस हैं। आज चूंकि वो 80वीं सालगिरह मना रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो, लेकिन ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उन्हें ये गिफ्ट नहीं मिलने वाला। साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना जानलेवा है। देखा जाए तो भारत पर यह कॉल मुकम्मल तौर पर फिट बैठता है। जिस तरह अमेरिका मोदी के भारत को रगड़ा दे रहा है, उसकी मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। 5 रोज कबल खलीज ओमान में आबनाए होर्मुज के करीब अमेरिकी फायरिंग के नतीजे में 3 भारतीय सेलर्स की हलाकत के बाद भारत ने सख्त एहतजाज किया, लेकिन अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने अपने हम मनसब जयशंकर को वार्निंग देते हुए कहा कि नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये भारत के मुंह पर जोरदार तमाचा नहीं है तो क्या है। इन तमाम इश्यूज के साथ साथ पाक भारत ट्रैक 2 डायलॉग समेत दीगर अहम खबरों और आपके सवालों पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे नजम सेठी। अस्सलामुअलैकुम। आज है 14 जून 2026, 14 जून 2026। आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठ साहब, पाकिस्तान में तो प्रेसिडेंट ट्रंप 80 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी अमेरिका में होना बाकी है। आज होना था जी, 14 जून उनका यौम पैदाइश कोट किया जाता है, मौजूद है इंटरनेट के ऊपर भी। और जो हमें नज़र आया वो ये कि शायद वो इस तरह की तवक्को भी रखते हैं कि उनकी सालगिरह के मौके पर वो ये तोहफ़ा देना चाहते हैं अपनी फ़ैन बेस को या अपने फॉलोइंग को। दूसरी तरफ जब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया कि जब 24 घंटे ही हैं बस इसमें हो जाएगा मुआहदा, तो आपने उस पर पेशगोई की थी कि 24 घंटे तो नहीं, लेकिन आपने क्या कहा था, पहले वो पेशगोई शामिल कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कल हो, आगे भी हो सकता है। शहबाज साहब ने तो पक्की बात कर दी, उन्होंने थोड़ी कच्ची बात की। मैं समझता हूँ कि जो वो कह रहे हैं उससे ज़्यादा वज़न है। उसकी वजह यह है कि साइन तो उन्होंने करने हैं ना, फैसले तो उन्होंने करने हैं, ईरानियंस ने। हाँ। और यहाँ तो आपने देखा कि दोनों साइड्स एक दूसरे के साथ हमारे ज़रिए अग्री करती हैं, फिर भाग जाती हैं। फिर वो कहते हैं नहीं हमने तो ये नहीं कहा, वो कहते हैं हमने ये नहीं कहा। अच्छा। तो इसलिए ये चीज़ चल रही है। साइन हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कल हो या परसों हो, ये हो जाएंगे। मगर ये जो कहना है कि कल हो जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि ये फाइनल वर्ड है। दिस इज़ ऑल आई एम सेइंग। ये है आपकी पेशगोई। और वैसा ही हो रहा है कि पाकिस्तान में तो इतवार का दिन गुजर चुका है तकरीबन, और जब वहाँ सुबह होगी अमेरिका में, तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना था कि इतवार को ये हो सकता है। तो आपने साथ ही बताया था असल स्पॉइलर कौन है, और हम इसी तरह की खबरें भी देख रहे हैं कि फिर किसने सबोताज करने की कोशिशें करनी है। तो आपने पेशगोई क्या की थी वो शामिल करेंगे। इजराइल जो है उसने उसके अपने मकासद पूरे नहीं हुए, फेल हो गया वो। लेबनान में वो पहुंच गया अंदर। और मेरा ये मौक़िफ़ है कि सबसे कमज़ोर पार्ट इस मुआहदे का वही है कि इजराइल को कैसे अमेरिका कंट्रोल करेगा, इजराइल की कैसे अमेरिका गारंटी देगा। अच्छा। बाकी सब गारंटियाँ तो मिल जाती हैं, मगर इजराइल को कैसे रोकेगा। गंद पड़ सकता है किसी न किसी स्टेज पे, और इजराइल की पूरी कोशिश होगी कि इस मुआहदे को नॉकआउट किया जाए और जंग जारी रहे, और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर रहे कि वो ईरान के ऊपर और जंग करे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि इंच क्लोज हैं, अब बस 1 इंच का फासला रह गया, और इंच को पिंच कर रहा है इजराइल। और हमने देखा कि उसने बैरूत पे ताज़ा हमले कर दिए, बहाना बनाया कि ड्रोन अटैक हुआ है हिजबुल्ला की तरफ से। और दूसरी तरफ जो ईरानी फ़ौज के कमांडर है उन्होंने कहा है कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। कालीबाफ भी बोल रहे हैं। तो अब आप क्या प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं मुआहदा होने के? वही जो आपने कहा था हो जाएगा, वो दूर हो गया है मजीद, या अभी भी चांसेस हैं कि हो जाएगा? नहीं, देखिए होगा तो सही, हाँ, मगर कब होगा वो अभी भी मैं कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। देखिए, जब शहबाज साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ट्वीट की कि बस आखिरी स्टेज पे होने वाला है जी, हम इससे पहले मुआहदे के कभी इतना करीब ना थे। हाँ। तो उस वक़्त भी मैं समझता था कि नहीं, ये किसी सियासी चाल है, ये जो ट्वीट है। अच्छा। ये इसकी ज़रूरत नहीं थी कहने की, और ये उनसे कहलवाया गया है, मेरा ये ख्याल था, ये मेरा तज़िया था। मगर मैंने ये बात नहीं खुल के की, क्योंकि मैंने सोचा कि यार अब वो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं और मैं ये कहूँगा
कि शायद ये हकीकत नहीं है, एक प्रेशर टैक्टिक है किस पे प्रेशर डालना चाह रहे थे? ईरान पे। अच्छा, तो इसलिए मैं चुप कर गया। मगर जब दूसरी दफ़ा उन्होंने ट्वीट की और उसके बाद ये कहा कि इतवार ये हो जाएगा, 24 घंटे में हो जाएगा, जी। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। जी, और उन्होंने खुद भी सबको टैग किया, ईरानी हुकाम को भी, अमेरिकी हुकाम को भी। तो उस वक़्त फिर मेरा तजिया ज़हन में ये था, जिसकी बेसिस के ऊपर में मैंने कहा ये नहीं होगा, अब 24 घंटे में ये नहीं होगा। अच्छा। वो क्यों? वो मैंने इसलिए सोचा, मैंने कहा ये इसका लगता ऐसे है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्दी में है, करना चाहता है। ईरान सोचों में है, ईरान के अंदर कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं, इतनी जल्दी ईरान नहीं करना चाहेगा। अच्छा। और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है कि ईरान के ऊपर प्रेशर डालें आप। अच्छा। और ये मैं यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मगर मेरा तज्जिया है, और हो सकता है गलत हो, कि मेरा ख्याल है हमें ये कहा गया था कि आप ये इस किस्म की ट्वीट करें और उसको फिर मैं रीट्वीट कर दूंगा। अच्छा। बस इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है कि मैं कुछ कहूँ। अच्छा, चले मैं आपसे कहलवाऊंगी भी नहीं। नहीं, हाँ, आप रहने दें, बिकॉज आफ्टर ऑल आप प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व। जी जी। एंड हम नहीं चाहते कि ये लगे ऐसे कि वी आर बाई पार्टिजन नहीं है, हम एक तरफ से ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। मगर हकीकत तो ये है कि दुनिया की तरफ से बड़ा प्रेशर है कि ईरान और यूएस का ये सेटलमेंट हो। और उसमें जो मैं हमेशा ये कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़के बड़ी मारता है और बड़ी ट्वीट शीट्स करता है, धमकियाँ भी देता है, फिर ये भी कहता है हो गया। वो खेल रहा है गेम, वो स्टॉक मार्केट की गेम खेल रहा है। अच्छा। मगर इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि ईरान के इंटरेस्ट में नहीं है कि ये जल्दी हो। वो जितनी देर इस पर लगेगी उस पर ईरान का इंटरेस्ट बढ़ता है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर, ग्लोबल प्रेशर और अपना भी इंटरनल प्रेशर भी बढ़ जाता है। अच्छा। तो ईरान का ये ख्याल है कि इट विल गेट अ बेटर डील जितनी देर थोड़ी इसको खींचे। ये नहीं कि अमेरिका खींचना चाहता, ये ईरान खींचना चाहता है। अच्छा, क्योंकि ईरान समझता है कि अब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पहचान लिया है। यहाँ तक कि अब तो उनकी तरफ से ये भी बात हमें समझ आ गई है कि उन्होंने 2 साइकोलॉजिस्ट माहिर नफ्सियात डाले उन्होंने डाले हुए कि इसकी हर बयान के ऊपर, हर ट्वीट के ऊपर, हर लफ्ज़ के ऊपर आप हमें बताएं कि इसका मतलब क्या है, इसके पीछे इसकी सोच क्या है। तो वो तो इसको बड़े गौर से मॉनिटर कर रहे हैं। मगर इससे भी ज़्यादा वो अमेरिका का जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं बहुत क्लोजली, और इजरायली मीडिया को भी मॉनिटर कर रहे हैं। और सब जगह से उनको एक ही पैगाम मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप हार चुका है, इजराइल का जो मकसद था, जो गोल था, वो पूरा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को आगे अब खींच के रखेगा और नेतन्याहू की ये आखिरी चांस थी, इसके बाद नीचे डाउन हिल ही है। और इसलिए इजराइल की ये कोशिश होगी कि किसी न किसी तरीके के साथ इसको साबोटाज किया जाए। और मैंने ये शुरू से ये मैं कहता आ रहा हूँ कि जिस दिन भी ये अंगूठा लगाने लगेंगे तो उस दिन इजराइल उसको गड़बड़ करेगा। और ऐसे हुआ जैसे ये चीज़ें शुरू हुई कि जी 24 घंटे में होने वाला है, तो इजराइल ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके बेरूत के ऊपर हमला कर दिया। और ये तो वाज़ेह था ईरान की तरफ से कि ये स्पेशली लेबनान के ऊपर कि इजराइल ये काम नहीं करेगा और अमेरिका उसको करने नहीं देगा। और अमेरिकनों ने एश्योरेंस भी दी थी कि नहीं होगा। वो फ़ोन कॉल भी लीक हो गई थी, आपने बताया था कि वो ऑन पर्पस लीक की गई है। हाँ, एब्सोल्युटली ऑन पर्पस लीक की गई थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी वो स्टेज आ गई है कि ईरान के अंदर भी थोड़े से ऑपोजिशन शुरू हो गई है। जो टर्म्स ऑफ डील है जो ईरान की तरफ से लीक की गई है, उसके ऊपर भी जो हार्डलाइनर्स हैं ईरान के अंदर, जो कि उनकी पार्लियामेंट के अंदर भी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी हैं, उनके फॉरेन पॉलिसी कमेटी के मेंबर भी हैं। और वहाँ 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो ओबामा के साथ जो डील हुई थी 2015 में, जवाद ज़रीफ साहब की जो टीम थी उसमें अरागची साहब शामिल थे। तो ये साहब उनके ओपनिंग बैट्समैन हैं जी। और इन्होंने वो डील की थी, उसको भी इसके ऊपर तनकीद हुई थी ईरान के अंदर। अच्छा। और इस दफ़ा तो तवक्को ये थी कि अमेरिका की तवक्को थी उससे बेहतर डील मिलेगी अमेरिका को, और ईरान जब उसको इस बात का पता चला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनके हाथ में आ गया है और ये बहुत बड़ा एक न्यूक्लियर वेपन है एक किस्म का। अच्छा। तो उसके बाद जो ईरानियन हार्डलाइनर्स ने कहा जी अब तो हम पिछली डील से भी बेहतर डील लेंगे हम, क्योंकि और पिछली डील के अंदर तो
इतने सैंक्शंस और ये इतना के ऊपर जोर नहीं था, इस दफ़ा तो बहुत सख्त जोर है कि आप सैंक्शंस भी ख़त्म करेंगे, हमारे पैसे भी देंगे और ये किया वो किया, जो कि पहली डील में इतना वाज़ेह तौर से डिमांड नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि ईरान की तरफ से अब आप देखिएगा कि थोड़ी बहुत इसमें और लेन देन होगी। और आज जो ख़बर आई है, जो रात के वक्त जो हुआ बेरूत में, आई थिंक द ईरानियंस इसको इस्तेमाल करेंगे और इसके ऊपर और भी वो डिमांड करेंगे कि बड़ी क्लियर कट कुछ चीज़ें लिखी जाएं। अभी जो थी कि इट विल बी अ सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट्स, वॉर विल एंड ऑन ऑल फ्रंट्स, ठीक। तो अब ईरान की तरफ से इसके ऊपर भी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं वॉर के, उसके ऊपर भी जो डिप्टी चेयरमैन हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ऑफ पार्लियामेंट के, उन्होंने एतराज़ कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि कराची साहब के ख़िलाफ़ ईरान के अंदर जहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं IRGC के, वहाँ छोटे छोटे मुजाहरे भी शुरू हो गए। फॉरेन मिनिस्ट्री के बाहर नारे लग रहे हैं कि आप रिज़ाइन करें, कि आप रिज़ाइन करें, आप डील जो करने जा रहे हैं ये हमारे हक़ में नहीं है। तो ये आई थिंक ये भी मैं आपको कहूँ, ये इसका ये मतलब नहीं है कि अरे चीज़ आप रिज़ाइन करें, ये भी गेम है, ये भी सिग्नलिंग है, इसको कहते हैं सिग्नल टू अमेरिका कि हम पे बड़ा दबाव है। हम पे बड़ा दबाव। अच्छा, ये आप पाकिस्तान के ज़िम्मे में बात समझा चुके हैं असल में। अच्छा। ये किया जा रहा है, करवाया जा रहा है अमेरिका को बताने के लिए कि हाँ हमारी पब्लिक नहीं मान रही। ठीक। तो ये इसलिए ये हो रहा है। और ईरान फिर से ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर अमेरिका इधर उधर हिलने की कोशिश करेगा तो ईरान जो है उनको हिलने नहीं देगा। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी 1-2 दिन शायद लग सकते हैं। और अगर इजराइल ने अपने आप को कंट्रोल ना किया तो ये तो और लंबी बात बन सकती है। मगर क्योंकि इस वक्त इन थियरी तो हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि अमेरिका जो है उससे ब्लॉकेड किया हुआ है। ईरान चाहता है वो ब्लॉकेड ख़त्म हो और ईरान के जो तेल की एक्सपोर्ट्स हैं वो शुरू हो जाए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अमेरिका ये कह रहा है कि आप अनाउंस करें कि न्यूक्लियर मटेरियल के बारे में कैसे हो, जो 60% यूरेनियम जो इनरिच्ड है उसको क्या होगा। और ईरान की पोजीशन ये है कि वो हम कर देंगे उसको डाइल्यूट, मगर ईरान के अंदर ही होगा, हम किसी मुल्क थर्ड मुल्क को देंगे नहीं। इसके ऊपर अभी मेरा ख्याल है कि पता नहीं मुझे कि अमेरिका अग्री कर गया कि नहीं कर गया, बिकॉज दिस विल बी अ मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक। तो तीसरी चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके ऊपर मैं काफ़ी अरसे से तवज्जो दिला रहा हूँ, मगर आज डिप्टी चेयरमैन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो है उन्होंने जो बात कही है, वो कहते हैं यार ये 60 दिन की बात जो है, इसमें ये भी लिखा गया कि सारे मेजर इश्यूज जो है वो 60 दिन के अंदर तय हो जाएंगे और अगर नहीं होते तो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जी, क्लियर लिमिट नहीं दी गई ना, क्लियर लिमिट नहीं दी। ये कल आपने मेंशन किया था, बताते और आज उनका आ गया बयान जी कि जी ये क्लियर लिमिट होनी चाहिए, नहीं ऐसे तो ये है कि वो चीज़ चलती जाएगी। और फिर अमेरिका फिर आएगा, फिर आके घास को मो करेगा, फिर बमबारी करेगा, फिर मज़ाकरात टूट जाएंगे। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप 60 दिन तो करें मगर ख़त्म करें ना उसको केस। ये क्या कि फिर अगर तय नहीं होता तो एक्सटेंशन होगी, इसका मतलब है मोटी बात है तो अभी तक तय नहीं हुई तो लटकता रहेगा, तो ये लटकता रहेगा मामला। और इसराइल की भी यही कोशिश है कि ये मामला तय ना हो और इसराइल के भी हैंड थोड़ा सा फ्री रहे। मगर जो गल्फ़ के जो रियासतें हैं वो बड़ी सख्त तकलीफ़ में, इसीलिए अब ये बातें शुरू हो गई हैं कि अमेरिका कहता है मैं तो पैसे नहीं दे सकता, तो मगर हम इनके ज़रिए आपको दिलवा देंगे। एक तो ये बात शुरू हो गई है जो कि उन्होंने डिनाई किया है, यूएई ने भी डिनाई किया है और कतर ने भी डिनाई किया है, मगर ये बात तो चल रही है। कतरी डेलीगेशन तेहरान में इस वक्त मौजूद है। अब वो तेहरान में वो गए हैं और अब ये लोग भी जा रहे हैं कतर। कौन? ईरान वाले भी। अच्छा, तो अब ये है कि तो ये तीसरा डायमेंशन है आशा। एक ये था कि पाकिस्तान इज़ द सोल नेगोशिएटर, अब ये आ गया, कतर भी आ गया बीच में, ओमान भी आ गया है। इसीलिए अब क्योंकि 3 बन गए हैं तो इसीलिए ये फैसला हुआ कि जिनीवा में नहीं होगा, ना कतर में होगा, ना ओमान में होगा, ना इस्लामाबाद में होगा। जिनीवा में तो होगा ना? जिनीवा में भी नहीं होगा ना, अब तो ये होगा। तो अब तो उन्होंने यही फैसला किया ना डिजिटल होगा। हाँ, डिजिटल होगा, लेकिन कहा जा रहा था कि जिनीवा में बाकायदा होटल्स वगैरह की बुकिंग हो गई है, सब कुछ हो गया था। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो डेलीगेशन थी उसमें वीज़े रातों रात लग गए थे। अच्छा, क्योंकि शेंगन वीज़े लगने पड़ते हैं ना कुछ लोगों के, इवन इफ़ यू हैव अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, वीज़ा, और 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर सुबह वो पासपोर्ट्स गए और सबके बोरे लग गए, ठप्पे लग गए। अच्छा। इसका ये मतलब था जिनीवा जा रहे हैं, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम जिनीवा जा रहे हैं 24 घंटे में। हाँ, हो जाएगा। मगर फिर नहीं गए ना, और वो फिर रह गया।
और वो इसीलिए रह गया क्योंकि ईरान दो चीज़ें नहीं चाहता। एक तो वो ये नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप की बर्थडे के ऊपर ये हो, क्योंकि बर्थडे के ऊपर तो सेलिब्रेशन हो रही होगी जी। अगर सेलिब्रेशन होती है तो ऐसे लगता है कि अमेरिका जीत गया। तो ईरान तो ये नहीं इम्प्रेशन देना चाहता ना, वो कहता है हमारी पब्लिक कहती है वो जीत गया, वहाँ तो बलून फट रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं जी, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कर रहे हैं, हालांकि वो हार गया। तो ये तो इम्प्रेशन हम नहीं देना चाहते। तो इसलिए ये एक और रीज़न था, मेरा ख्याल था कि ये संडे वाले दिन नहीं होगा, ईरान विल नेवर एक्सेप्ट दिस, और कोई ना कोई एक्सक्यूज़ करके इसको आगे कर लेगा। एक्सक्यूज तो इसराइल ने दे दिया, अब इसराइल ने दे दिया एक्सक्यूज़। ठीक, तो आई थिंक अगले इस हफ्ते में यू विल सी इसमें पेशकदमी होगी, कोई ना कोई सेटलमेंट ज़रूर होगी। मगर ये हमेशा याद रखिए कि इसराइल हर स्टेज पे इसको साबोटाज करने की कोशिश है, यहाँ तक कि ये अभी साइन भी हो जाता है आयशा, उसके बाद भी इसराइल इसको वायलेट करेगा। अच्छा, ये लिख लीजिए आप। हाँ, लेकिन लिख के तो बाकर कालिबाफ साहब दे रहे हैं ट्विटर पे कि अमेरिका की या तो नीयत नहीं है वादे पर अमल करने की, या सलाहियत नहीं है। तो एक और फ़ोन कॉल जाएगी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, या फिर ईरान जवाब देगा इस हमले का जैसे उन्होंने कहा है? नहीं, अगर उन्होंने कहा है तो देंगे। अच्छा, अटैक हो जाएगा। अगर उन्होंने कहा है ना कि हम इसका जवाब देंगे, उन्होंने कहा है, तो वो देंगे। ओके, अब देखना ये है कि फिर उसके बाद इसराइल क्या करता है। पिछली दफ़ा जब ईरान ने काउंटर अटैक किया था, जब ये खार के ऊपर हुआ, हाँ तो उन्होंने फिर इसराइल के ऊपर, नॉर्दर्न इसराइल पे हिजबुल्लाह के ज़रिए और अपनी तरफ से बमबारी की थी। और कतर में भी, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को कहा था चुप, तुम ना कुछ करना जी। फोन कॉल गई थी, आर यू क्रेजी? हाँ, अब और ना कुछ करना, तुमने गड़बड़ की और ना कुछ करना। तो अब क्या होगा जी, अब ये करेंगे, फिर डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल को कहना पड़ेगा मत करना। तो फिर जब बात थोड़ी सी आगे बढ़ेगी तो इसराइल फिर कुछ कर देगा। तो इस वक्त इसराइल के इतने बड़े स्टेक्स हैं, ज्यूइश लॉबी के इतने बड़े स्टेक्स हैं, जो कि आज तक जब से इसराइल बना है वो दिन है और आज का दिन है, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेक्स इसराइल और नेतन्याहू के नहीं हुए। या तो होता ना ये सिर्फ नेतन्याहू का प्रोजेक्ट होता, अब ये इसराइल का प्रोजेक्ट बन चुका है, क्योंकि इसराइल की जो बेशतर आबादी है वो नेतन्याहू को अभी भी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है। तो इसलिए दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और वहाँ को अपोजिशन अभी नहीं बन रही टू दिस ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ज़ख़म है, ये कोई हील होने वाला नहीं है इतनी आसानी के साथ। मगर एक MOU ज़रूर होगा, मगर क्या उसकी अहमियत क्या होगी, कब तक चलेगा, उसके बाद क्या होगा, आप देखते चलिए क्या होता है। लेकिन ईरान इसे गुड कॉप बैड कॉप समझ रहा है, ये समझने में हक बजाने हुए कि अमेरिका गुड कॉप का किरदार अदा कर रहा है, इसराइल बैड कॉप। नहीं, देखिए, गुड कॉप बैड कॉप थे। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो अमेरिका अब बेसिकली बैड कॉप से को कह रहा है बस करो अब, बिकॉज सारे नुकसान तो अमेरिका का हो रहा है ना, इसराइल का क्या नुकसान हो रहा है? इसराइल तो सारा कुछ अमेरिका से लेता है, अमेरिका तो उसको फिर भी देगा, वो पैसे भी देगा, हथियार भी देगा, सब कुछ देगा। आज की जो खबरें आ रही हैं वो तो ये है कि इसराइल ने लंदन के अंदर एक हाउसिंग स्कीम शुरू कर दी है कि आइए जो जूइश जाना चाहते हैं वेस्ट बैंक में या गाज़ा में, उनके लिए ज़मीनें बेच रहे हैं वहाँ वो बैठ के। तो उनके तो इरादे बहुत लॉन्ग टर्म है जी। वो तो और भी वहाँ आबादी बढ़ाना चाहते हैं। जैरेड कुशनर जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, सेटलर्स बना, यही तो वो उनका प्लान था। तो वो तो अभी तक चल रहे हैं। अब लंदन में बैठ के प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जो कि उनकी है नहीं। वो जिनको निकाला है वहाँ से उनकी प्रॉपर्टी वहाँ सेटलर कॉलोनियलिज्म लाना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ अ ट्रिकी प्रॉब्लम और इसमें और भी बड़ी ब्लडशेड होगी। अभी ये हल होने के करीब नहीं है। अच्छा। अब MOU हो भी जाता है तो सारे हम लोग वी विल ऑल क्लैप, हम सेंगे बड़ी अच्छी बात है, मगर फिर लुक आउट कि इसके अंदर जो पेचीदगियाँ हैं वो फिर किस तरीके से अनफर्ल करती हैं। हाँ, अच्छा सेठी साहब, आपने शुरू में कहा कि ये जो मुजाहरे वहाँ हो रहे हैं ये दिखाने के लिए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि एक तफरीक है ईरान के अंदर जो पाई जा रही है, हार्डलाइनर्स कुछ और चाहते हैं और जो सियासी क़यादत है वो किसी और तरह से मामलात को लेकर चल रही है। आपको कहीं ऐसी कोई हकीकत दिखाई नहीं देती प्रेसिडेंट ट्रंप की इस बात में? नहीं, देखिए, हमेशा होता है, हमेशा लोग होते हैं, हार्डलाइनर्स होते हैं, जो दूसरे होते हैं जो मोर प्रैग्मेटिक है। ये तो हर नेगोशिएशन के अंदर, टीम्स के अंदर ऐसे ऐसे लोग खुद डाले जाते हैं कि आप हार्ड लाइन लीजिएगा, हम सॉफ्ट लाइन लेंगे कोई कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ नेगोशिएशन टैक्टिक्स। मगर हकीकत भी होती है कि कुछ लोग होते हैं जेन्युइनली वो फील कि मोर अग्रेसिव टैक्टिक्स नीड टू बी टेकन। तो ऐसी ये तो हकीकत है। मगर मैं ये समझता हूँ कि जैसे अमेरिका में हार्ड लाइनर्स हैं और सॉफ्ट लाइनर्स हैं, वो जेन्युइनली हार्ड लाइनर्स हैं और सॉफ्ट लाइनर्स हैं। उनको कहा नहीं जाता कि आप हार्ड लाइन लें और आप सॉफ्ट लाइन लें।
वो एक ही एजेंडे के तहत आते हैं। ईरान के अंदर मेरा ख्याल है कि वो थोड़ी बहुत बनाया जाता है कि, और ये पहले ही इंप्रेशन दे दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि आप हमारे साथ अगर कोई ऐसी डील करेंगे जो कि हमारी हार्डलाइनर्स को एक्सेप्टेबल नहीं है, हाँ। तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक इंप्रेशन भी क्रिएट किया जाता है, मगर इसके बावजूद एक हकीकत भी होती है, देयर आर ऑलवेज हार्डलाइनर्स। पर क्या ईरान के अंदर हार्डलाइनर्स की बात सुनी जा रही है कि नहीं? मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे जो मुश्तबा साहब कहेंगे, हार्डलाइनर्स जो उनका फैसला होगा दैट विल बी फाइनल, उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। और आई थिंक कराची साहब और ये साहब बाकी जो भी हैं, कालिबाफ और इराक़ी साहब कालिबाफ दोनों, और अराची साहब, ये दोनों वही करेंगे जो सेटलमेंट फाइनल सुप्रीम टेक्स्ट जो है वो सुप्रीम लीडर देख के टिक करेगा, कहेगा डन, ओके, फिर डन होगा। ठीक। अब्बास अरागची साहब का पाकिस्तान का विजिट एंटिसिपेट किया जा रहा था। हाँ, मुझे कल भी रात को 1 बजे किसी ने खबर दी, कोट अनकोट जी जी, खबर ही कहते हैं ना कि जी वो आज पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा, तो मैंने कहा यार मुश्किल लगता है, मेरा नहीं ख्याल, मगर फिर भी हो भी सकता है कि वो एक फ्लाइंग विजिट करें, आज नहीं कल आ जाए, और कोई आखिरी चीज़ जो है अमेरिका को समझाने के लिए वाया द पाकिस्तानीज़ वो करें। मगर मैं समझता हूँ इस वक्त ईरान जो है वो 3 ट्रैक्स पे चल रहा है, एक कतर के साथ, एक पाकिस्तान के साथ और एक ओमान के साथ। ओमान के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं जिसका ताल्लुक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ, कतर के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं जिसका ताल्लुक वो जो पैसे इकट्ठे किए हुए जी, उसके साथ, और पाकिस्तान के साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो MOU जो है वो उसके साथ नेगोशिएशन इधर उधर। तो ये चीज़ें 3 चीज़ें साथ मल्टी डायमेंशनल है, कसीरुल जहती मामला चल रहे हैं, तो ज़ाहिर है इनके तय होने में भी वक्त लगेगा। लेकिन बहरहाल 24 घंटों की उम्मीद जो है वो अभी पूरी नहीं हो सकी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप इसके ऊपर क्या तबसरा करते हैं और इजराइल के इस हमले के बाद ईरान क्या जवाब देता है, इसके बाद आइंदा के मामलात होंगे तय। जो इंटरनेशनल जराइद हैं या वेबसाइट्स हैं वो तो बाकायदा मुआहदे की जो शिकें हैं मुजव्वज़ा तौर पर उनको नशर कर रही हैं, और उसके मुताबिक तो ऐसा लगता है कि बात तय होने के बिल्कुल करीब है। तो देखते हैं अब टाइमलाइन क्या आती है सामने। प्रोग्राम में वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। एक बड़ी मेज़ सजने जा रही है फ्रांस में, जहां नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म तो पहुंच चुके हैं। वहां उन्होंने एक समिट का, इंडिया रिलेटेड समिट का इफ्तिताह भी कर दिया है। लेकिन जो उससे भी बड़ी खबर है वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी G7 समिट में शिरकत के लिए रवाना हो चुके हैं। वहाँ एक तो ये कि 1-on-1 उनकी नरेंद्र मोदी साहब से भी मुलाकात तय है, और G7 के जो बाकी रुकन ममालिक हैं उसके अलावा कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ भी हैं जिनके साथ उनकी मुलाकातें हैं। अगर हम हर एक को अलग अलग से देखें तो उस प्रेफरेंस में जब वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलेंगे तो क्या भारतीय वज़ीर-ए-आज़म प्रोटेस्ट करेंगे इंडियन सेलर्स की हलाकत के ऊपर, जिस तरह जयशंकर साहब ने मार्को रूबियो से बात की? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी किसी किस्म की फॉर्मल प्रोटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप के आगे नहीं करेंगे। ये अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और उसके अंदर कोई जॉइंट स्टेटमेंट होता तो शायद उसके अंदर कोई बात जिक्र आ जाती, मगर ऐसी चीज़ नहीं है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की किसी किस्म की तनकीद नहीं करेगा। जो इंडिया ने करना था उन्होंने ऑफिशियली कर दिया है, अपना डिस्प्लेजर शो किया है कि ये जो कुछ हुआ है, 3 बंदे उनके मारे गए हैं, और उसके ऊपर और काफ़ी इन्होंने शोर वोर डाला। जयशंकर साहब ने रूबियो से बात की, प्रोटेस्ट किया, उधर से जवाब आ गया है। हाँ, उन्होंने भी तो बड़ा सख्त जवाब दिया जी। उन्होंने कहा आपको पासदारी करनी पड़ेगी जो अमेरिकी ब्लॉकेड है। हाँ, उन्होंने कहा जी ब्लॉकेड है, आपके क्यों ये जहाज़ जा रहे हैं? हाँ। आप कोई स्पेशल तो नहीं है कि आप जा रहे हैं, तो हमने आपको रोका, आपके जहाज़ों को आप रुके नहीं, हमने रोक दिया, तो उसमें तो फिर ये होना था। उन्होंने भी तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, इन्होंने बड़ा अपनी तरफ से फूं फां की, क्योंकि प्रेशर है डोमेस्टिक, बड़ा प्रेशर है डोमेस्टिक कि जी तुम तो लम्बे पे आ गए अमरीका दे के। पहले उन्होंने साढ़े ईरान के बंदे मार छड़े ने, दैट शिप दैट हैड कम फॉर अ कॉन्फ्रेंस, जी, दीना थी, दीना, और वो इंडिया के ऊपर प्रेशर पड़ गया डोमेस्टिकली कि कमाल है, वो हमारे मेहमान थे और मरवा दिया आपने, और आपने प्रोटेस्ट भी नहीं किया। फिर इन्होंने छोटी मोटी प्रोटेस्ट की, तो इस दफ़ा तो इन्होंने ठीक ठाक प्रोटेस्ट की है ना, कुछ इनके अपने बंदे मारे गए हैं। मगर उधर से जो वापस जवाब आया, बस ऑफ, हम करेंगे जो करेंगे, हमने कहा था ये ब्लॉकेड है, आप क्यों कर रहे हैं बस पे। तो सो यू नो दिस इज़ द वे सुपर पावर बिहेव्स, एंड इंडिया किसी किस्म की पोजीशन में नहीं है कि वो आंखें दिखाए। वो बस इधर उधर बातें कर सकते हैं, ठीक, मगर वो किसी किस्म की भी कॉन्फ्रंटेशन अमेरिका के साथ नहीं कर सकते, ना ही करेंगे। अच्छा, और इसलिए जो आपका सवाल का जवाब है उसमें ये है कि जो ये जो साइड लाइन्स के ऊपर जो बात होगी जी,
उसके अंदर बिल्कुल किसी किस्म की नरेंद्र मोदी इस चीज़ को छेड़ेगा भी नहीं, मैं आपको बता मुलाकात भी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि अब तक हमने देखा कन्नी कतराते रहे हैं नहीं, वो मुलाकात तो होगी ना अब तो। अच्छा, तय है। देखिए ना, नरेंद्र मोदी और इस किस्म के 4-5 और लीडर्स को बाय इनविटेशन बुलाया गया है। अच्छा। ये G7 का हिस्सा नहीं है, इनको बुलाया गया है। और अच्छा, बुलाने वाले भी चक्कर ये होता है कि हर दफ़ा बुलाया जाता है इंडिया को। अच्छा, हाँ, एज ए ऑब्जर्वर, ओके, ताकि साइडलाइंस के ऊपर कोई बातचीत भी हो सके और भी जो इश्यूज होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ यहाँ कोई बदमज़गी नहीं होगी बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। नरेंद्र मोदी की होगी, नरेंद्र मोदी की आप देखेंगे तस्वीर आएगी ना जो जी। जनाब जाके जब भी पा रहे हैं, ठीक है, अच्छा। और उसके बाद जाके कोई बैठे गप्पा मार रहे हैं, गल कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं होगा। बाद में स्टेटमेंट्स जारी होंगे कि म्यूचुअल इंटरेस्ट की बातें हुई, और उसके अंदर क्या बातें हुई कि वो जो अभी ट्रेड की ट्रीटी है वो अभी तक टैरिफ्स के ऊपर मसला हल नहीं हुआ। जी जी, वो फाइनलाइज होने की स्टेजेस अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई। वो हुई, और इंडिया ने एक्सपोर्ट ऑफ फलाना, ट्रेड सरप्लस, इस किस्म की बातें की हैं। और मगर ये नहीं आएगा कि इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है कि जी आपने हमारी जहाज़ों के ऊपर कोई अटैक किया। ये साइडलाइंस के ऊपर लोग कमेंट करेंगे, ऐसी नहीं होगा। तो आई थिंक नरेंद्र मोदी विल बी वेरी केयरफुल। वो किसी सूरत में भी अपने तल्लुकात अमेरिका के साथ ख़राब नहीं करना चाहते। क्योंकि अब उन्होंने सोची समझी इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिसी बनाई है जी। कि वो अमेरिकन कैंप में है, इजराइल और अमेरिकन कैंप में हो। इसीलिए इजराइल, यूएई, अमेरिका, ये एक कैंप है। अच्छा, एंड इंडिया जो है वो रशिया के साथ पुराने तल्लुकात हैं, उनके कैंप में नहीं है मगर पुराने तल्लुकात हैं। और चाइना के साथ अभी इंडिया के तल्लुकात जैसे पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं है और वहाँ भी ठीक नहीं है। मगर जाते जाते मैं ये कह दूँ कि इंडिया की कोशिश है कि चाइना के साथ भी लड़ाई झगड़े जो हैं वो थोड़े से उसको डाउन किया जाए टेम्परेचर। अच्छा, वो चाहते हैं कि यहाँ कोई नए फ्रंट शंट ना खुल जाए। और इसीलिए आई थिंक पाकिस्तान के साथ भी ट्रैक 2 में बातें शुरू हो गई हैं, जो कि आप चाहें तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि जी क्या किया जाए। क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात हो रही है या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। जी। तो वो खैर वो हम डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सी डेवलपमेंट्स जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है उसकी तरफ हम आते हैं, लेकिन ये जो G7 का प्लेटफॉर्म है, आप इससे पहले क्वाड पे तबसरा कर चुके हैं, ब्रिक्स पे तबसरा कर चुके हैं। अगर हम G7 कंट्रीज़ को देखें तो प्रेसिडेंट ट्रम्प सबके मुंह तोड़ चुके हैं। इवन के फ्रेंच जो प्रेसिडेंट हैं उनको तो तंज का निशाना जॉर्ज मेलोनी के साथ हम देख रहे हैं, बदमज़गी हो चुकी, बाकी ममालिक भी। तो इसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? इसका फ्यूचर यही है कि देखिए जो नेटो का फ्यूचर है जी, अब G7 के अंदर भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। देखिए ना, इसराइल के ऊपर इटली और स्पेन ने एक पोजीशन ले ली है जी, और फ्रांस और जर्मनी ने बिल्कुल उसके बरक्स पोजीशन ली हुई है। यूके कभी इधर आता कभी इधर जाता है, जी, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कुछ इधर हैं कुछ इधर हैं। और फिर मूवमेंट शुरू हो गए हैं पैलेस्टाइन के हक में। जी, मगर साथ साथ एक इंटरनल मसला भी शुरू हो गया ना, वो इमिग्रेशन वाली इशू। जी, तो इसलिए मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप के साथ हर जो मुल्क है उसकी जो बात होगी, वो सारा मेरा ख्याल है फोकस G7 का विल बी ऑन नेटो। अच्छा, कि अमेरिका का अब नेटो के साथ क्या तलक है, मामला है। यूक्रेन के ऊपर क्या करना है, हाँ, ये चीज़ें ये बातें होंगी। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ उनका एक वर्किंग सेशन है, एक सेशन भी, बट 1-on-1 मीटिंग नहीं है। सो तो उसमें क्या 1-on-1 होगा? मीटिंग को इतना अहमियत नहीं देना चाहते ज़ेलेंस्की को। अच्छा। स्पेशली क्योंकि अब ये निकलना चाहते हैं ना वहाँ से। इन्होंने ज़ेलेंस्की को कहा है ना जी। कि जो लड़ाई लाया यूरोप को लो, उन्होंने तो लेटर लिख दिया ओपन। तो इसलिए आई थिंक यूरोप इज़ वेरी कीन कि हमें पता चले कि किस हद तक आप हमारे साथ हैं और किस हद तक नहीं है, और हम क्या तवक्को कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और अभी आपकी क्या पॉलिसी है कि यूरोप ये रूस के बारे में, ये चीज़ों के ऊपर वो पूछेंगे उनसे। अच्छा। और बात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो है मेरा ख्याल है कि वो कोई ख़ास सीधी साफ बात नहीं करेंगे। उनकी आदत ही नहीं है कि वो साफ बात करें। वो पुरानी बातें जो है उनको दोहराएंगे। तो मगर ये है कि उनको एक फ्लेवर मिल जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को कि यूरोपियन सोच क्या रहे हैं। ठीक, पहली बार है ना कि इस दफ़ा यूरोप जिसे कहते हैं अग्रेसिव मूड में है, बड़ी एंटी अमेरिकन मूड में है इस वक्त यूरोप। और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं जिन्होंने जो रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी रप्चर करने की बात कर दी थी, ऐसी स्टेटमेंट, बोल्ड स्टेटमेंट दी थी। पर G7 पहले 14 से 16 जून होना था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप का बर्थडे स्पॉइल हो, तो फिर उन्होंने इसको 15 से 17 जून कर दिया, और अब वहाँ पर इसकी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। जिस बात की तरफ आपने इशारा किया, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात वो कंप्लीट फ्रीज़ हैं, इंजमाद के इस वक्त माहौल में है। लेकिन उधर हम देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी के सरबरा
तब्दील हो गए हैं, अब वो 30 जून को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, फिर उनकी यूनिफॉर्म चेंज होने जा रही है वंस अगेन, इससे पहले भी चेंज हुई। पाकिस्तान में उन्होंने नए डिप्लोमेट उनकी अपॉइंटमेंट कर दिए, चार्ज डी अफेयर आ रहे हैं, सब बदल रहा है। यहाँ तक कि उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल के मुशीर हैं नए, वो जो अपॉइंट किए गए हैं वो पहली बार हाजिर सर्विस फौजी हैं। सो इन चेंजेस को आप पाक भारत ताल्लुकात के ज़िम्मे में कैसे देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव? नहीं, पॉजिटिव है, क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं, जो हमारे झगड़े हैं, उसकी तरफ तो अब कोई तवज्जो नहीं दे रहा। कश्मीर का जो मेन इशू है, अब मसला ये बन गया है कि इंडिया जो है वो बलूचिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान में और केपी में भी इस एक हद तक मदाखलत कर रहा है, और ये जिसे वो डबल डॉक्ट्रिन कहते हैं जी, और इसको छुपाते भी नहीं है वो। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि अभी हाल ही में बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान और चाइना ने मूव किया था जी, कि BLA जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और उनके जो सरबराह हैं उनको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और सैंक्शंस लगाए जाएं उनके ऊपर। जी, और उसको अपोज किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने वीटो कर दिया, उसको नहीं होने दिया। अच्छा, तो इसकी भी अहमियत है ना कि इंडिया के कहने के ऊपर किया है ना ये। अदरवाइज़ क्या अमेरिका को क्या तकलीफ़ है कि अगर हम कह रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान इसको प्रपोज कर रहे थे कि हमारे ऊपर टेररिज्म हो रही है और ये हो रहा है, तो उसको ओके कर देता, नहीं किया। इसका ये मतलब है कि अमेरिका भी बलूचिस्तान के अंदर अपना हाथ रखना चाहता है अभी तक। वो भी आगे देख रहा है कि आगे हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया और अमेरिका जो है वो इस वक्त इस किस्म की ये गेम भी खेल रहे हैं आपके साथ। अच्छा, तो आई थिंक आयशा के इसके साथ सिग्नल यही मिलता है कि जो कोर इशू है वो अब ख़त्म है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अमेरिका एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी। हमारी तरफ से भी अब वो शदीद उस किस्म की जो इंटरवेंशनिज्म थी वो नहीं रही। हम भी अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इसी तरीके के साथ अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे इश्यूज़ हैं, स्पेशली TTP, उसके साथ जो हमारे इश्यूज़ हैं उधर फोकस कर रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया के साथ जो ट्रैक 2 चल रहा है जी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों ट्रैक 2? ट्रैक 1 तो डायरेक्ट होता है, जी, ट्रैक 1.5 जिसमें ऑफिशियल्स भी होते हैं रिटायर्ड, और कुछ मीडिया वाले भी लोग होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, दोनों तरफ से। वो भी ख़त्म हो गया। अब ट्रैक 2 जो है वो बिल्कुल 2.0 जैसे कहते हैं, जी, उसमें सारे ऑफिशियल्स हैं, रिटायर्ड एंड सर्विंग, दोनों तरफ से। जी, और इनका मकसद क्या है? ये 3 राउंड हो चुके हैं ऑलरेडी, 2 राउंड और होने हैं। जी, एक राउंड मेरा ख्याल है, और 3 राउंड हो चुके हैं मेरा ख्याल है। एक राउंड कहाँ हुआ है? इधर कहते हैं कि किसी ईस्ट ऑफ इंडिया का जिक्र किया जा रहा है कि ईस्ट ऑफ इंडिया में कोई मुल्क है जहाँ इन्होंने किया। कैपिटल सिटी इन इंडिया इज ईस्ट, या यू आर राइट। एंड देन ऑटवा बेस्ड थिंक टैंक फॉर्मेट लास्ट ईयर हुआ जो 2025 में, ये दोनों पेशरफ्त हुई, और फिर फरवरी में हमने दोहा में। तो ये 3 राउंड हो चुके हैं। इसमें क्या हुआ? क्या हुआ? इसमें फैसला ये हुआ कि हमने कश्मीर भी नहीं डिस्कस करना। हमने ये देखना है कि एक जंग की सूरत है, अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक नो वॉर नो पीस सिचुएशन है। इंडिया ने वॉर डिक्लेयर की हुई है, हमने वॉर नहीं डिक्लेयर की हुई, मगर पीस चल रही है। तो किसी वक्त भी, क्योंकि वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड है, तो किसी वक्त इंडिया फिर हमला कर सकता है। ये इंडिया ने ऑप्शन अपने पास रखा हुआ है। जी, तो अगर ऐसी सूरतें होती है तो फिर मैनेज कैसे किया जाएगा कॉन्फ्लिक्ट को? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो एस्केलेशन लैडर पे चढ़ जाएगी। जी, इंडिया जो भी करेगा पाकिस्तान 1.5 करेगा। वो ईरान वाला फॉर्मूला कि आप ये करेंगे तो हम 1.5 करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से। पत्थर से। फिर वो है 1.5 का वो 2 करेंगे, जी, 2 का हम 2.5 कर देंगे। ठीक है, तो ये तो चढ़ता जाएगा एस्केलेशन की तरफ। तो इसको मैनेज कैसे करना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो अब भी ये उसी फार्मूले में है कि कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे करना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, क्या होगा, फिर शुरू हो जाएगा कुछ, अच्छा, उसको कैसे कंट्रोल में रखना है, उसको एस्केलेट नहीं होने देना। आई थिंक दिस इज़ व्हाट दे आर डिस्कसिंग, अच्छा, इंक्लूडिंग ये कि जी हॉटलाइंस, DGMOs, जी, तो ये किस तरीके के साथ आप आपस में राब्ते होंगे, कौन क्या करेगा, कैसे होगा, ताकि ये आउट ऑफ हैंड ना हो जाए कॉन्फ्लिक्ट।
तो ये इस किस्म की आई थिंक डिस्कशंस चल रही हैं। तो पाकिस्तान में नए सफारतकार की तैनाती क्या बताती नहीं, है, ये श्रीलंका में भी सर्व कर हाँ, रहे हैं? ये कोई इतना बड़ा कदम नहीं है, ऑलरेडी एक थी खातून, जी, जी। और उनके 3 साल पूरे गीतिका। हो गए, वो चली गई जा रही है, जी, जी, तो वो ये जा साहब आ रहे हैं, इसका कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। ओके। और जो उनके ऑपरेशनल कमांड में बहुत सी चेंजेस आई हैं, आर्मी चीफ सरदस्त उनके तब्दील हो रहे हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो सदर्न कमांड का है, साउथ वेस्ट कमांड का है, फिर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स को उन्होंने लीड किया जम्मू कश्मीर में। सो इसका सिर्फ अहमियत यही है कि अब वो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ना, जी, उसके अंदर आर्मी चीफ भी बैठेगा। पहले शायद वो नहीं बैठते थे, पहले रिटायर्ड लोग बैठते थे उसके अंदर। जो मैंने पढ़ा है कि ये अब आर्मी चीफ को भी वहाँ सीट मिल जाएगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ये दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। अच्छा। डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जिन्होंने DGMO के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में स्पेयर हेड किया, उनको सिक्योरिटी काउंसिल अच्छा, में उनको मिलिट्री एडवाइजर as a military advisor। जी जी, अजीत डोवल साहब की जो सिक्योरिटी काउंसिल है। हाँ, मगर अजीत डोवल साहब तो रिटायर्ड लोग लेके आते हैं जी, जो वो चाहे वो उधर ही जाए, वो तो अपनी टीम को तकड़ा करते हैं ना। तो उन्होंने तो अपनी टीम में रिटायर्ड, पहले भी रिटायर्ड एक एक्स आर्मी चीफ को लेके आए थे, जी, अभी भी लेके आए थे, अभी भी हैं वो। जी। अब ये जो चीफ है, आई थिंक ही भी जाहिर है चीफ डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो ये तो अब ही विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन हाजिर सर्विस का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है अभी कमिंग फ्यूचर में? ठीक है, तो पाकिस्तान को सामने रखते हुए भारत के अंदर क्या सोच पाई जा रही है या क्या तैयारियां हो रही हैं? टेंजिबल रिजल्ट्स, ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, इसके क्या हो सकते हैं मुमकिन तौर पर? ये आपने जाना। प्रोग्राम में वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सिट साहब, इससे पहले कि मैं सवालों की तरफ बढ़ूँ, हमने काफ़ी अरसे से सवाल शामिल नहीं किए। मैं चाहती हूँ कि कल कुछ बड़ा होने जा रहा है, उस बारे में आपका इनपुट ज़रूर लूँ कि कुछ पक रहा है PCB में, और कल बड़े फ़ैसले जिनके ऐलान होने जा रहे हैं, और वो बड़े फ़ैसले किसी एक चीज़ के बारे में नहीं है, सारी समझें सर्जरी होने जा रही है, और मोहसिन नकवी साहब ने इसके इशारे दिए हैं। तो आयशा, ये क्रिकेट के ऊपर बात करना ज़रूरी है? कौमी मफाद में है, ज़ाहिर है हमारी टीम है, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, मोहसिन नकवी साहब भी इस बारे में कंसर्न्ड हैं, और अब वो फैसले लेने जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इससे पहले भी आप इनपुट देते ही रहे ना कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप साबिक चेयरमैन PCB रहे हैं, आपके मशवरों की बड़ी अहमियत होगी, मुफीद होंगे। मशवरे कौन लेता है? नहीं, आपके मशवरे तो मोहसिन साहब बुला के लेते हैं, आपको दावत दे के कहाँ लेते हैं? लेकिन वो फिर भी आपको साथ साथ रखते हैं, चाहे कोई तकरीब हो या चाहे बांग्लादेश हाँ, वाला वो चाय मामला, कॉफी भारत पिलाते हैं वाला मुझे, चाय चाय कॉफी कॉफी पिलाते पिलाते हैं। हैं। चले, खाना भी आपको खिला देंगे, देसी मुर्ग खिला देंगे आपको। लेकिन अभी जो मुर्गे इधर आने लगे हैं पकड़ में, उनकी बात कर लेते हैं। क्या आप तैयार हैं? जरा हाथ हौली रखिएगा। मैं तो हौला रख रही हूँ ऑलरेडी हाथ। मेरे पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, इसलिए आप ज़रा ख्याल रखिएगा। अच्छा, नहीं, मैं कोशिश करूंगी उस तरफ ना जाऊं, बल्कि वो जो करने जा रहे हैं उसी के ऊपर आपका एनालिसिस ले लूं कि कुछ डेटा ड्रिवन एनालिसिस होगा इवैल्यूएशन के लिए, खिलाड़ियों की सिलेक्शन के लिए, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी पॉलिसी बनने जा रही है, फिर लोगों को मल्टीपल पोजीशंस ना दी जाएं, इस बारे में भी बात हो रही है। तो ये जो इस नौइयत के इकदाम हैं, आप समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी थे, नागुज़ीर थे, लेकिन अब लिए जा रहे हाँ, हैं? ये हमारे दोस्त हैं याकूब भाई, डॉन के लिए लिखते हैं, इज़ अ वेरी सॉलिड जर्नलिस्ट। जी, उनका आज आर्टिकल है डॉन में, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं और मोहसिन नकवी साहब क्या क्या मौक़िफ़ है ऑन वेरियस इश्यूज़। तो अगर उसी को सामने रख लें हम, तो कुछ इसमें इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं जिसके ऊपर मैं मुख्तसर सा कमेंट करूँगा, मुझे ज़्यादा ना खरीदिएगा। अच्छा, हाँ ओके, हाँ, पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं जी कि बहुत हो गया, अब डेटा ड्रिवन एनालिसिस होगा जी, प्लेयर एवेल्यूएशन के लिए, सिलेक्शन के लिए, और जो सिलेक्टर्स जो हैं वो जो अपने प्रेजुडिसेस लेके आते हैं उसको अब कम से कम किया जाएगा, और डेटा देखेंगे, हम डेटा देखेंगे, और डेटा जो है वो डोमेस्टिक भी देखेंगे, इंटरनेशनल भी देखेंगे। जी, अच्छा, मैं इस पर एक मुख्तसर सा कमेंट करना चाहता हूँ। PCB के अंदर एक बंदा नहीं है जो डेटा एनालिसिस कर सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये जिसको डेटा एनालिसिस कहते हैं ना, वो मैं बताऊँ वो क्या होता है, और जो असली डेटा एनालिसिस है वो क्या होता है। जी, ये डेटा एनालिसिस पता क्या करते हैं कि जो मैचेस हो रहे होते हैं ना, उसके एवरेजेस निकाल लेते हैं, सबको स्कोर पता होता है, फलाने में इतने स्कोर थे, इतनी विकेटें थी, इतना ये था, ये सब तो वेबसाइट्स पे पहले से अवेलेबल है, अवेलेबल है ना। तो उसको ये कोरिलेट बेस करते बना हैं, लेंगे। हाँ, बेस बनाते हैं, और उसके बेसिस के ऊपर कि जी फलाने का एवरेज ये निकला, फलाने का एवरेज ये निकला, फलाने का एवरेज ये निकला, ये, और डेटा, इसको डेटा ड्रिवन कहते हैं। इससे ज़्यादा PCB के पास
फैसिलिटी नहीं है कि असली डेटा, जैसे असली डेटा होना चाहिए, वो आज तक नहीं है। कोई ग्लोबल मिसाल दें? मैं देता हूँ, अभी देता हूँ। तो ये कहना कि हम डेटा ड्रिवन करेंगे, मुझे बताएं इनके पास कौन सा बंदा है जो कि डेटा ड्रिवन कर सकता जो वो लाए थे वो नहीं? मैं अब आपको बताऊं, इसमें सिर्फ बंदे की बात नहीं है, डेटा है ही नहीं है। जिस डेटा के ऊपर एनालिसिस होना चाहिए वो डेटा ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आई हैव बीन देयर फॉर 5 years। 5 साल मैंने कोशिश की कि किसी तरीके के साथ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि डेटा तो हमें मिले। ये डेटा नहीं है कि जी आपने कितने मैचेस खेले और कितने रन्स बनाए और कितनी दफ़ा आप आउट हो गए और या आप बॉलिंग एनालिसिस, ये डेटा नहीं है। ये डेटा पुराने ज़माने की बात है। अच्छा। अब हालात बदल चुके हैं, अब इतनी डिफरेंट फॉर्मेट्स हो चुकी हैं क्रिकेट के अंदर, और असली डेटा वो है जो है ही नहीं पीसीबी के पास। अच्छा। उसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेगी जो अभी तक पीसीबी ने सोचा भी नहीं है, इन माय व्यू। एक ये कि वो एक, जिसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं इकोनोमेट्रिक मॉडल, एक इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाना पड़ेगा कि किस किस्म का डेटा इनपुट चाहिए हमें, जिससे हमें एक्चुअली पता चलेगा कि एक प्लेयर जो है उसकी परफॉर्मेंस है क्या। अच्छा। अभी तक तो स्वाय ये कि कितनी रन्स बनाए और कितनी विकेट्स ली, इससे ज़्यादा इनके पास है ही कुछ नहीं। अच्छा, अब वो क्या है, असली डेटा क्या है? क्या है? असली डेटा ये है किस ग्राउंड पे आप खेले, उस वक्त मौसम क्या था, ऑलराइट। उस वक्त आपकी अपोजिंग टीम में कौन कौन था, उनकी क्या अहमियत थी, ओके। किस किस्म की उनकी बॉलिंग थी, पिचेस का क्या हाल था। वो ग्रेडिंग करनी पड़ती है इन सब चीज़ों को ताकि पता चले किसी का एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। तो जो इकोनोमेट्रिक मॉडल है उसके अंदर 10-15 वेरिएबल्स आएंगे उसके अंदर। मेरे पास वो मॉडल है भी जो कि इंटरनेशनली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और वो सब इंडिया करते वगैरह हैं, they करते do हैं। this। हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा। हम वी हैव नो रियल डेटा। तो इसलिए ये कहना जी डेटा एनालिसिस, आप मुझे बताएं कोई है वहाँ जो लोग ये डेटा एंटर करते हैं? कहाँ से आता है ये डेटा? आयशा, ये जो मैच खेल रहे होते हैं ना, जी। वो स्कोर कार्ड लेके बैठे होते हैं, ठीक है, और वो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर ड्रिवन डेटा एनालिसिस, कंप्यूटर ड्रिवन डेटा है ही नहीं। आप डालते हैं कंप्यूटर के अंदर कि जी इतने बॉल्स, इतनी रन्स, जी। इतनी विकेट्स, वो डालते रहते हैं आप। उसके अंदर कोई ऐसा मॉडल नहीं है इनके पास कि जिस बंदे ने 100 रन्स बनाए हैं, किस ग्राउंड पे बनाए हैं, उस ग्राउंड में मुश्किल था खेलना, आसान था खेलना, जो उसके खिलाफ बॉलिंग आ रही थी वो तकड़ी बॉलिंग थी या नंबर 2 बॉलिंग थी, कितनी दफ़ा वो ड्रॉप हुआ, कितनी दफ़ा नियर मिस हुआ, कितनी दफ़ा बैड एम्पायरिंग डिसीजन हुई, कितनी दफ़ा वेदर कंडीशंस क्या थी। ऑल दिस गोज इनटू द असेसिंग अ प्लेयर्स परफॉर्मेंस। इसके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक मॉडल है जिसे इकोनोमेट्रिक मॉडल कहते हैं। अच्छा। उसके लिए अंदर डेटा डालने के लिए इनके पास बंदे ही नहीं है जो कि ये चीज़ें असेस कर सकें। हर मैच के ऊपर आपको ऐसी टीमें लगानी पड़ेंगी जो ये सारी एंट्री करेंगी कि जी ये इस वक्त मौसम ऐसा था, इस वक्त बॉलिंग अटैक की ये अहमियत थी, इस वक्त ये था, इस वक्त ये था, वो सारी चीज़ें एंटर करनी पड़ेगी। फिर एक मॉडल बनेगा जिसको वो कोरिलेट करेगा, देन यू विल गेट अ रियल ट्रू आइडिया ऑफ अ ट्रू परफॉर्मेंस। अच्छा। इसी तरीके के साथ कैप्टनसी के ऊपर तो ये जो है ना कि जी सिलेक्टर अब जो है वो डेटा पे जाएगा, वो डेटा आपके पास है ही नहीं, तो आप डेटा कौन से लेंगे? आप वही डेटा लेंगे जो पीसीबी सदियों से ले रहा है, एवरेजेस, बैटिंग एवरेजेस, विकेट एवरेजेस वो ले रहे हैं। उसके साथ आपको कुछ पता नहीं चलता कि ये बंदा जो है इसकी क्या अहमियत है, ये नहीं है, अनलेस वो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर हो। फिर तो जाहिर है यू विल सी वेरी हाई स्कोर्स ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स इन डिफरेंट कंडीशंस अगेंस्ट डिफरेंट कंपटीशन, मगर अदरवाइज इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल बातें हैं, ये डेटा ड्रिवन कोई मैंने अपनी तरफ से देखा नहीं है कि देयर इज़ अ रियल अटेम्प्ट, क्योंकि डेटा मिलेगा इनको डोमेस्टिक क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से, वहाँ से ये डेटा लाएंगे तो फिर आगे जाके उसको असेस करेंगे ना, तो वो तो है ही नहीं इनके पास। सो पहली बात तो ये है कि ये डेटा ड्रिवन जो है ना ये नॉनसेंस है। आई डोंट गो बाय दिस, ये दिस इज जस्ट जैसे कहते हैं ना जी कर दो जी डेटा ड्रिवन, अब वो डेटा ड्रिवन होगा जी, डेटा ड्रिवन होगा। अब सेलेक्टर के पास इतनी अहमियत नहीं होगी, डेटा के ऊपर होगी। पहले भी ऐसे ही था, पहले भी यही डेटा था जो अभी इनके पास डेटा है। तो इसलिए आई एम सॉरी, ये दिस डजंट वॉश विद मी। और उन्होंने 3 फिल्टर्स लगाए हैं कि सिलेक्शन के लिए कि फिटनेस होगी, पार्टिसिपेशन डोमेस्टिक हमेशा क्रिकेट ऐसे में ही था होगी, आयशा, हाँ, हमेशा यही और था, परफॉर्मेंस हमेशा यही था। परफॉर्मेंस क्या, परफॉर्मेंस कितने रन बनाए, कितनी विकेटें ली, ये परफॉर्मेंस है। फिटनेस वो सारे फिट हैं, छोटे मोटे जो नहीं भी होते ना, निगल्स जिसे कहते हैं, उनको भी ये पास कर देते हैं। और जी सिलेक्टर कहता है नहीं सर कोई गल नहीं सर, 4 ही ओवर कराने ने कोई गल नहीं, करा लेगा, और सर बड़ा ज़रूरी है। तो ये दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट बट दिस इज द वे इट इज हियर। अच्छा, और एक से ज़्यादा पोजीशंस, और ये जो है
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हर 2 साल के बाद प्लेयर्स के साथ बैठ के पीसीबी की मैनेजमेंट जो है वो करती है। 5 साल मैंने किया है ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि प्लेयर्स चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें और पीसीबी थोड़ी टाइट करने की कोशिश करता है। अच्छा। और अगर आप एक्स प्लेयर्स को इसके अंदर इंक्लूड कर लें कि पीसीबी की तरफ से एडवाइज़र जो है वो एक्स कैप्टन फलाना है, तो वो हमेशा उनका जो टिल्ट है वो टुवर्ड्स द प्लेयर होगा। तो ये भी जो है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हर मैनेजमेंट आती है वो चेंज करती है और ये इन्हों इधर पा दो, इन्हों इधर पा दो, इन्हों उत्थे ले जाओ, इन्हों उत्थे ले आओ। और किस बेसिस के ऊपर? वही इन माय व्यू इनएडिक्वेट डेटा। अच्छा, वो जो नंबर 2 डेटा है जिसके बुनियादी है ये। हाँ, यहाँ से ये शुरू होता है। ये भी जो है ना ये सारी बातें हैं, इसमें होना कुछ नहीं है। और जो एक ही शख्स को मुख्तलिफ ओहदे दे दिए जाते हैं उसके ऊपर भी अब ये पॉलिसी लाने जा रहे हैं। तो ये जो जिन शख्सियात को हम देख रहे हैं पीसीबी में, आकिब जावेद साहब हो गए, ये वहाब रियाज साहब, फिर ये कह रहा कि जी लोग जो है वो अपने लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए नहीं खेल रहे। हाँ। तो ये तो साइकोलॉजी और लीडरशिप का इशू है ना, इसको कैसे हल करेंगे आप? कि जी प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे। अरे भाई माहौल सही होगा तो फिर खेलेंगे ना वो पाकिस्तान के लिए। और अगर माहौल ही सही नहीं है तो माहौल से आपके क्या मुराद? माहौल ये होता है जी कि मोटिवेट कौन करता है, ओके, उनके लिए रिवॉर्ड्स क्या हैं, इंसेंटिव्स क्या हैं, पनिशमेंट्स क्या हैं, अच्छा, और उनको लीड कौन करता है, क्या वो एक्सेप्ट करते हैं लीडरशिप को कि नहीं करते, आप मेरिट के ऊपर लीडरशिप बनाते हैं नहीं बनाते, ये बहुत से इश्यूज होते हैं इसके अंदर। ठीक, तो क्यों टीम्स मोटिवेट करने के लिए भी तो होता है ना। अच्छा, एक ज़माने में हमने सोचा था कि कोई मोटिवेशन, एक साइकोलॉजिस्ट भी साथ टीम के होना चाहिए जो कि मोटिवेट करे, जी, मगर वो प्लेयर्स ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं तुसी कौन होंगे सब दसन वाले। हाँ। तो ये इस किस्म के इश्यूज हैं। ये सारी बातें जो मैंने आज सुनी है, मैं माजरत के साथ टू माई डियर फ्रेंड द चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड में ये कहूँगा, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इस तरीके के साथ क्रिकेट नहीं ठीक होगी। ये ऊपर वाली बातें हैं, असली बातें कुछ और हैं। वो है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स, जिसके अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक करनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग एकेडमीज़ ठीक करनी पड़ेंगी, आपको ग्राउंड्स ठीक करनी पड़ेंगी, आपको कोचेस सही लाने पड़ेंगे बाहर से, आपको सारे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी बाहर के कोचेस चाहिए आपको, अलॉन्ग विद योर। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है यहाँ। ठीक तो है, मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब की नीयत अच्छी है। वो चाहते हैं कि कौन नहीं चाहता जी, क्रिकेट फले फूले दुनिया में नाम हो। अच्छा, मगर अब competition ये में है हम, कि नकवी साहब ने कहा था मैं सर्जरी करूँगा। जी, सर्जरी जो है वो उसके बाद, सर्जरी के बाद बंदा लम्बा पै जाता है। सर्जरी के बाद एकदम उठ के बंदा भागने नहीं लगता, थोड़ा टाइम लगता है फिर उससे, टाइम फिर लगता ज़ाहिर है रिकवरी के तो लिए। रिकवरी के हाँ। लिए, तो उस रिकवरी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होता है कि टीम कौन सी है जो रिकवर करती है। तो आई थिंक नकवी साहब नीड्स अ न्यू मैनेजमेंट टीम ठीक, and some time spent to fix the problems in a long term basis। अब कितने साल हो गए हैं? 3 साल तो हो गए हैं, ये 2 जी, साल हो गए। 2024 में आए थे। हाँ, तो अब 2 साल तो हो गए ना। जी, 2 साल हो गए अब, और 3 साल अगर इन्होंने लगाने हैं तो फॉर गॉड सेक फिक्स द प्रॉब्लम। दिस इज नॉट फिक्सिंग द प्रॉब्लम, आई एम सॉरी टू से दिस। आई होप मुझे माफ़ कर दिया जाएगा इसलिए, बट आई कैन नॉट कीप क्वाइट एनी मोर। राइट, बिकॉज ज़ाहिर है आपने वहाँ संभाला है, क्रिकेट को लेके चले हैं, PSL आप ही का तोहफा है इस कौम को। तो मोहसिन नकवी साहब की नीयत ठीक है, इसीलिए मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं और अब कुछ फैसले होने जा रहे हैं। कल जिनके ऐलानात होना बाकी हैं, तो देखना ही है कि सेठी साहब की जो सजेशंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है या नहीं। और मोहसिन नकवी साहब का ये कहना कि कपल ऑफ ईयर्स में इन चेंजेस के या पॉलिसीज़ के समरात देखने को मिलेंगे, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे कुछ ज़्यादा जल्द हो सकेगा, ये मुमकिन। आपके सवालों का इंतज़ार हमें रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।